धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है उसको तथ्य से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत
एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उसे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है,
तो बहुत आराम से दे देते हैं। लेकिन आप कह रहे तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रासरूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर कई दिनों से उमस 30 साल सारी पहले गर्मी के वो बाद शांत रहती थी, बोलती नहीं, आज समझती थी, बोलती नहीं। बादल गरजे और आज वो बरसे। वोकल है। और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रासरूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे और दूसरा धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं
और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछड़ी जाति का स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें, इतना निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले, परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वो कभी राजनीतिक इश्यू भी नहीं बना। तो एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल ये है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है। अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों का उल्लेख करेंगे। जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब कब क्या क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो।
अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते 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 और यहां भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। स्ट्रक्चर वे में हुई है, इनफॉर्मल भी हुई है, और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बना। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके
हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, बहुत बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है।
लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य हैं जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। और जब ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तब वो अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है
उनको भी लगता है रे भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान पैसे वसूल कर रहे हैं और जो वास्तव में जिन्हें जो जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि नीट परीक्षा जो है उसे समाप्त करना चाहिए और एनटीए को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तमिलनाडु के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य को अपना अधिकार है कि वे अपने अपने तरीके से प्रवेश परीक्षा करें और ये जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची से निकाल कर राज्यों की सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य श्री मल्हेरा बाबूजी। थैंक यू स्पीकर मैडम। धन्यवाद सभापति महोदया। थैंक यू स्पीकर मैडम। धन्यवाद सभापति महोदया।
मुझे लोग परीक्षा अनुमति चाहते हैं। मैं 3 मुख्य बिंदु बताना चाहता हूं। सरकार को एक राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा तकनीक केंद्र स्थापित करना चाहिए ताकि स्वदेशी रूप से साइबर सिक्योरिटी समाधान बनाए जा सके। एआई आधारित खतरों के पहचान के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि किसी प्रकार के अपराध को समय रहते उसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि कोलार जैसे क्षेत्र से बच्चों को काफी दूर जाकर परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और सारे जो परीक्षा कराने में शामिल तंत्र है उन्हें वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा के अधीन लाया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम जो अभ्यर्थी हैं उसमें हालिया सैलाब से 24 लोगों की डेथ हो गई, 24 लोग मरे। और हजारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। मैं मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों से मुतालबा करता हूं कि टेबल मैं सरकार से ये निवेदन उससे यही लगता है कि हमारी हुकूमत, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम के हवाले से सीरियस नहीं रहा। और ख़ास तौर पे मैं 1 मिनट ले लूंगा, मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा कि श्रीनगर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें पिछले 3 साल से डायरेक्टर नहीं है। वहां पे मंत्री जी आप बैठते वहां तो अच्छा होते, आप भी सुनते, आप कश्मीर से हैं। वहां पे 3 साल से डायरेक्टर नहीं है और न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मैं जो मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे, मैं इस हाउस की नोट्स में लाना चाहता हूं, आपकी नोट्स में, कि मैं उनको पर्सनली मिला, मैंने पार्लियामेंट में सवाल दिए, मैंने प्रेस स्टेटमेंट्स दी, मैंने उनको चिट्ठियां लिखी, मैं उनके पास इस सीट पे गया, मैंने उसको कहा कि ना आप कुछ खुद समझते हैं ना मुझे समझा सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि एक इंस्टीट्यूट तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए।
कोई तवज्जो उसकी तरफ उन्होंने नहीं दी। अगर एक इंस्टीट्यूट के साथ उनकी ये हालत थी तो वो क्या महकमा तालीम को चलाते, वो इस देश के इतने बड़े डिपार्टमेंट को, इतने बड़े मुल्क के इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे चलाते, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये मुझे तजर्बा हुआ है। ये हमारे जो सम ऑफ द मिनिस्टर्स जिनको ये लगता है कि हम मोदी साहब के नाम पे आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को भी देखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आज अमेंडमेंट लाई जा रही है, पहले कानून भी बना था, कानून भी बनते रहेंगे, अमेंडमेंट्स भी आती रहेगी, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए और इसमें एक्शन होना चाहिए। इससे पहले का जो भी रिकॉर्ड है, आज तक भी किसी को सजा नहीं मिली है। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी कहना, सब कुछ कहना, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन जब तक ये रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, जब तक इसके बारे में लोगों के सामने सही हक़ाइक़ ना आए, क्योंकि 3 साल पहले भी नीट के पेपर लीक हुए थे और 3 साल पहले अगर उस पर एक्शन हुआ होता, आज ये मामला ना होता, ये 20 जानें ज़ाया ना होती। तो मेरा सबसे ज्यादा ये है कि कानून लाना और अमेंडमेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक इन कानूनों पे सख्ती से अमल न किया जाए और इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व न किया जाए। शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री सुनील तटकरे जी। Honorable Speaker, Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak in support of Public Examination Amendment Bill 2026. Madam, I rise today not merely to support a piece of legislation, but to support a vision of an Honorable Prime Minister who has for over a decade treated the future of India's youth not as a file on the desk, but as a personal mission. Madam, for decades after independence, this country had no dedicated law to protect the sanctity of the public examination. Crores of honest, hard-working students suffered silently through paper leak after paper leak, while successive government offered sympathy but never solution. It was only under the leadership of Sri Narendra Modi ji that India got a first ever comprehensive anti-paper leak law, the Public Examination Act 2024. Today's bill takes a foundation and builds it higher, sharper penalties, time-bound investigation, special fast-track courts, and streamlined appeal process. This is not incremental reform. Madam, this is the natural next step of the government that treats examination integrity as a matter of national duty. Madam, let us see what the present government has done for the education since Modi ji took over. The National Education Policy 2020 has completely transformed the structure of education in India. The National Testing Agency was established, which professionalized all entrance examination that were not present before 2018. The central budget for the education has increased from 66,000 crores in 2014 to 1.4 lakhs crores this year. The number of the universities has been more increased from 760 to more than 1,300. IITs from 16 to 23, IIMs from 13 to 21, and also AIMS from 7 to 20. The number of the students in MBBS has also increased drastically. In higher education section, in the rise of the population of the women in about 70 lakhs, all interviews regarding the Group C, Group D recruitment have been scrapped now. Madam, this is what known as a visionary government. And Madam, when there was a supposed leak in this year, NEET examination, did this government think ever once but about delaying its action? No. The exam was cancelled in a couple of hours. Retesting was ordered for all candidates, and CBI took over the investigation, arresting all key culprits in just 48 hours after the incident. The sealed questions paper used in the retest was transported via Indian Air Force aircraft to prevent any chance of interruption while in the transit. At over 5,400 examination centers, live feed from
more than 1.3 lakh CCTVs cameras was transmitted through a AI monitoring system to central command centers, assisted by more than 51,000 signal jammers, nearly 48,500 biometric personnel trained in a facial recognition. Madam, this bill before us today enhances imprisonment for unfair means for 3 to 5 years, 5 to 10 years, and raises fine up to 50 lakhs rupees. Individuals, 5 crore rupees for service providers. In organized crime, the minimum fine rises to 10 crore rupees. It empowers the central government to constitute a dedicated special task force, mandates that the investigation conclude within 2 months, requires every state to set up special fast-track courts for day-to-day trial within 3 months of the charge sheet. Appeal will go directly to the division bench of the High Court to be resolved within 3 months. Madam, this is a deterrence with a discipline and discipline with a deadline. Madam, as I draw to close, let us make a moment to mention my constituency Raigad in Maharashtra. Raigad, more than just a district in the Konkan, it is the home of the Raigad Fort, the fort of which Chhatrapati Shivaji Maharaj established Swarajya on the principle of the justice, discipline and self-rule. The children of the fishermen, farmers, workers from across the Alibag, Pend, Masra, Shivadan, Mahad, Guagar, Khed work with the same intensity. This bill is promised to them, sir, madam, that the hard work will be protected by the law, not stolen by the leak paper. Madam, over everything, I want this government to stand with our students, not only after they have been let down, but before that, they have been this government approach, and the bill carries that spirit forward into the law. Young aspirants preparing an examination tonight in a village or the city, sitting on a borrowed books on coaching center benches, this parliament, this is you under the leadership of the Narendra Modi ji. Your hard work will not be waste, but the leak of the paper, and your dreams will not be sold by the bribes in the printing press. I command this bill for the consideration by the House, and I thank you, Madam. Jai Hind, Jai Maharashtra. माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओबीसी जी। मोहतरमा मैडम साहब, मोहतरमा मैडम साहिबा, चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया। मैं इस मसवदे कानून के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हूं, और मुझे किसी एक नौजवान ने कहा कि जब आप इस मसवदे कानून पर बोलेंगे तो हमारी तरफ से इस ऐवान को पैगाम दीजिए इस शेर के जरिए कि डरा रहे हो भंवर से तुम इन दीवानों को जो अपनी नाव में तूफान लेके चलते हैं। मैडम, एज आवर जनरेशन जी में से समवेयर बिटवीन मित्रों टू हेलो फ्रेंड्स वी ऑल ग्रू अप। 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा किशन हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहां गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिन्होंने यूएडीआई का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे, और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं, नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है, एक या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षादार और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं एकजुटता के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो री
नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि आईएएफ को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है, ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count above 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। एनटीए क्या है? एनटीए पर आरटीआई नहीं लगता है मैडम। एनटीए एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दें। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएफआरसीबी रूल्स है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि एआई का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और एनटीए का चेयरमैन, डीजी, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस आईएएस क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम, इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। नीट सीबीएस, यूजीसी नीट का सीबीएसई में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम, ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम, नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम, जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें? मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर
उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैडम हरसिमरत कौर बादल जी, माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी। मैं तो इनको बधाई दे रही थी। Shukriya, madam. Madam, I would like to start by extending my heartfelt condolences to all those families who lost young children of their homes. I feel their pain, especially of all those mothers like you and me, and like everybody in this house, whoever is a parent who realizes what a child goes through every time they're in his exam. We see that throughout their school and college lives, and as mothers we realize the pressure that our children are under. That pressure is just for a few months when it is in school or in college, but when a NEET exam happens, there are children who live miles away from home for many, many months and many, many years, missing out on all the joys of life. They miss their families, they miss their weddings, they miss their festivals, they miss everything. But they study with this determination that if I pass that exam, I will get that future. And they work day and night, they toil day and night. And when that future is wiped out because of a paper leak, the child goes through such an emotional turmoil that some of them cannot face another day and they give up their lives. So I start with condoling with all those families, whether in 2024 or 2026, and anybody else who has lost their child due to a paper leak, because that failure is not of the child, that failure is not of the parent, that failure is of the system and of the government that failed them. Let's be very clear about that. The paper leak is the government's responsibility to ensure that there is no leak. There is nothing that the student can do about it. So it is the system that failed them. And while I'll condole that, I also salute all those thousands of children who came out in a dharna to protest against the systematic failure and woke up not just the government, but I think each one of us, that this democracy is alive, the youth is alive, and they will not stand for this kind of systematic failure anymore. But while I welcome this bill, very good that you have increased whatever you have increased, whether the jail term or the fines or put up a task force. But I ask this government that when has the rule or the jail term or the fines ever stopped, ever been a deterrent? So if there has to, if you're genuine about solving the issues, is what that a student is asking or what the youth is asking, well, let's be honest and let's not do just a lipa poti of bringing in a bill and all of us talking about it and then tomorrow carries on as usual. Let's get the children together, the stakeholders together. Let's have an exchange of ideas. Each will tell what there is and then bring in a bill which will actually solve the problem. So, madam, while I say that this bill is fine, but I am sorry, it is not going to end any paper leak, and we all know that. But what is even more horrific than this is the paper leak took place, the children came out to protest, and the nation was stunned to see the way those children were treated by the Delhi police and the police in different states. I think that is what is absolutely shameful and which shocked the entire nation, that a peaceful protest, they were lathi charged and beaten, tear gassed, cannoned, and the way they were treated. And the thing is that there is no responsibility as to who gave the orders and who allowed them to do that. So while I totally condemn that, I think that dharna is not going to be complete until even people who give out orders like this to attack the youth, the future of our country, until they are also questioned. Madam, I would also like to thank the Gurdwara Bangla Sahib and Gurdwara Rakabganj Sahib, जिन्होंने अपने गुरुओं के आदेश पे पहरा देते हुए उन बच्चों को पनाह दी, उनको खाने को दिया, उनको रहने को दिया, उनका गेट बंद करके वो जो स्थान गुरुओं की सोच है कि मासूम और मजलूमों की रक्षा, वहां पे उनको रक्षा का एक स्थान दिया।
लेकिन मैं इस बात का भी खंडन करती हूँ कि हमारे सिखों में ही कोई ऐसे थे, ऐसे मंत्री सरकार के, जिन्होंने जाके गुरु के ऊपर उनका हुक्म हटा के सरकार का हुक्म थोपने की कोशिश करी और कहा इनका खाना बंद करो, पानी बंद करो, रहना बंद करो और सारी इंटेलिजेंस अंदर भर दिए। मैं उनका भी खंडन करती हूँ। लेकिन मैडम, जो पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ वो ये है कि बिल सारा कुछ करता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बिल कहाँ पे सेफगार्ड करता है जे सरकार खुद ही पेपर लीक को एक कमाई का साधन बना दे, तो फिर राज्य कहाँ जाए, छात्र कहाँ जाए और लोग कहाँ जाए। मैं उस राज्य से आती हूँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सारी शर्म ही लीक हो गई है, बेशरम सरकार हो गई है, खुद सरकार पेपर लीक करा रही है और उसमें से कमाई कर रही है, तो कहाँ पे जाएंगे वो राज्य? आपको हैरानी होगी, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि पंजाब में यहाँ पे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि पंजाब में कोई पेपर ही लीक नहीं। एक मैडम बहुत जरूरी चीज है, भगवंत मान मुख्यमंत्री और सारा केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोलते हैं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कब हुआ ही नहीं 5 सालों में। केजरीवाल कहता, मनीष सिसोदिया कहता है, जो कहता है साम दाम दंड भेंट से इलेक्शन जितनी हो, जो हमारे राज्य पंजाब में कोई लीक होता तो हम एकदम मिनिस्टर को हम उसको रिजाइन करवा देते। तो मैडम, मैं ये आपके सामने और देश के सामने ये भगवंत मान का ट्वीट डेटेड 13 मार्च 2023, जिसमें वो खुद लिखते हैं कि पेपर लीक, मैं वो मैडम कंट्रोल ये धोखे जो बोल रहा है मुख्यमंत्री की पेपर लीक कभी हुआ नहीं। पेपर लीक यानी लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ धोखा, जिससे युवाओं के सपने टूट जाते हैं। हमारी सरकार पंजाब के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर सरकार है। पंजाब की टीईटी पेपर में जो हुआ लापरवाही, गड़बड़ियों बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। मैं पुलिस को आदेश देता हूं तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो ये पेपर लीक हुआ और ये पेपर लीक पंजाब में 2023 का तो मुख्यमंत्री ने खुद एडमिट किया, लेकिन दिस इज ओनली वन पेपर लीक। द रियलिटी इज कि पंजाब में एवरी फ्यू मंथ्स इन 4 years देयर हैव बीन ओवर 11 पेपर लीक्स, एक के बाद एक, और हर बारी सरकार लिपापोती कर रही है। जैसे 2021 से पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, पीएससीबी मिड टर्म क्लास 12 के एग्जाम, जो एक ब्लॉग में मैडम एक यूट्यूब के चैनल में ही पूरा पेपर लीक हो गया। आपको हैरानी होगी, ये पंजाब में है। भगवंत मान शराब 8:30 बजे पी लेते हैं सुबह ही, तो फिर उनको सरकार क्या चलाते हैं अंदाजा लगा लें। मई 2022 में नैब तहसीलदार के एग्जाम में पेपर लीक, वहां पे डमी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। दिसंबर 2022 में एक और पंजाब स्कूल बोर्ड का पेपर लीक यूट्यूब में हो गया। 2023 में क्लास 12 का 12वीं का एग्जाम पंजाब बोर्ड का, वो एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर लीक हो गया और 3 लाख स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए और कई स्टूडेंट्स के तो उनके मोबाइल पे ही सारा पेपर पड़ा हुआ था। उसके बाद टेट टीचर्स, जिसका ये मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने दिखाया वो टीईटी टीचर्स का जो उन्होंने ट्वीट किया था, मैडम वो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छप के आ गया। ये सरकार क्वेश्चन पेपर कौन छापता है? बच्चे तो छापते नहीं है, और क्वेश्चन पेपर इस आंसर के साथ छप के आ गया और पूरा एग्जाम कैंसिल। जब वो 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीती, और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो डांगे से उनको लाठियों से मार के बुरा हाल। मैडम 2024 चढ़ा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसा पेपर लीक हुआ कि छात्रों ने 1 हफ्ता पहले लिख के सीएम को भेज दिया ईमेल कि आपके सीएमओ में ही एक अफसर ने 22 लाख रुपए लेके हमारा ये पेपर लीक किया है। कोई एक्शन आज तक नहीं। पीएसएबी ग्रुप बी के टीचर तहसीलदार, उनके अफसर्स हुए दिसंबर 2024 में उनका पेपर लीक, और सबसे ज्यादा वो सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैडम जब 26 चढ़ा, बाकी साल मैं छोड़ दो, मैं सिर्फ इस साल के आपको 2-4 बता दूं, सारे मुझे लगता है सारा हाउस ही हैरान रह जाएगा। सबसे पहले ये आया तो ये मई का महीना चढ़ा, तो इस महीने में एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, मैडम ये एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर में आपको हैरानी होगी कि जब एग्जाम हुआ और लिस्ट निकल के आई तो लिस्ट में अंडर द नेम लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेम लिखा हुआ है स्माइली, नेम लिखा हुआ है जीपीएस, ऐसे नामों के साथ लिस्ट निकली है जो लोगों को नौकरी मिली है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2-2 रोल नंबर्स हैं, 2-2 सेंटर्स में उन्होंने एग्जाम दिया और दोनों में पास हो गए।
और ऐसे कि आप सोचिए जब एग्जाम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये मई में हुआ तो मैडम उसके बाद मई के बाद एक दूसरा एग्जाम हुआ तो ये हुआ पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आपको हैरानी होगी कि 100 मार्क्स का पेपर था, 70 रिटर्न था और 30 नंबर देने थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। मैडम लिस्ट चढ़ जाती है, उसमें कोई साइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई स्टैंप नहीं, भाई किसने ये पेपर उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट का लिखा है। और इतना जबरदस्त घोटाला उसमें हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला, गिवन ऑर्डर्स, हमारे अदालत ने स्ट्रिक्चर्स पास किए, ऑल प्रो प्रोसीडिंग्स विल बी स्ट्रिक्टली हेल्ड इन द चेंबर ऑफ द जज। हाई कोर्ट को भरोसा नहीं, दे टेकन पोजीशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे, जो हमारे ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने जब ये बोल रहे थे, उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए ये सरकार एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। सिर्फ 2 मिनट मैडम, आई एम एंडिंग। पेपर लीक हुआ, वहां पे बच्चे पकड़े गए जिनके कानों में डिवाइस था, वो हियरिंग वाला डिवाइस था और एक छोटा सा मोबाइल फोन था। जब ये पकड़े गए तो जहां पे इधर सरकार आके अब केजरीवाल भगवंत मान कहते हैं कि ये तो बच्चे चीटिंग कर रहे थे, किसी ने कैमरा लेके जाके लीक कर दिया। और मैडम ये मेरे पास FIR है, सबसे पहले 19 तारीख सुबह ये पेपर लीक पकड़ा जाता है और 20 तारीख शाम तक कोई FIR रजिस्टर नहीं होता, पूरा एक दिन निकल जाता है। और जब रजिस्टर होता है तो उसमें साफ साफ, मैडम जस्ट लेट मी एंड इन 2 मिनट्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली अ हियरिंग डिवाइस which was caught and no camera was caught. The FIR said there is no camera caught. So पूरा एक दिन लगा कि कैसे इसको पेपर लीक को चीटिंग बनाया जाए। So madam, this bill of yours does not safeguard. Oh yeah. Stop. You can stop. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I rise to speak on this bill at this late hour because the integrity of our public examinations is ultimately about something much larger than the exams themselves. It is about whether a young Indian can still believe that hard work will be rewarded fairly. I won't indulge in the infantile whataboutery we've already heard today about which party has presided over more leaks. We are here because the system is broken and we must fix it. Every year, millions of Indians sit for examinations like NEET, UGC, NET, JEE. They don't just carry an admit card into the exam hall, they carry years of hard work, sleepless nights, the hopes of entire families. Behind them are parents who exhaust their savings on coaching and books, mothers and fathers who actually put their own needs aside so their child can have one more chance, and students who leave the comfort of their homes, often at a very young age, to spend years in unfamiliar cities chasing a single opportunity. For many families, that one examination becomes a locus around which everything resolves: their savings, their sacrifices, their anxieties, their dreams for a better future. All these students asking the government are, give us a fair chance and let our performance decide the rest. When a question paper is leaked, therefore, what is stolen is the value of somebody's hard work. Your bill introduces all sorts of punishments, 10 years imprisonment, 10 crore fines. Fine, but if somebody makes a business out of selling the futures of our children, yes, the law must come down heavily on them. But punishment begins after the damage has already been done. By the time we arrest a person who leaked a NEET paper, lakhs of students have already suffered. Our ambition cannot be merely to publish a paper leak more severely. Our ambition must be to prevent it from happening, Madam Chair. Every paper leak is not an isolated scandal. It exposes a deeper structural weakness in our examination system. If Parliament is serious about safeguarding the integrity of public examinations, our focus must not be, as this bill is, on punishing failure, but on preventing it. The bill talks about investigations completed within 2 months, trials within 3 months. It provides for special fast-track courts. But has our judicial system got the capacity?
In 2025, Madam Chair, fast-track special courts registered 1.44 lakh new cases, but it only disposed of 66,500. Pendency in the existing fast-track courts is 2.46 lakh cases. Fast-tracking is not going to be achieved by passing a bill alone. It requires adequate judges, prosecutors, timely investigations, efficient case management, and a situation where the CBI counsel actually shows up in court, unlike today. Until these gaps are addressed, justice will continue to be delayed. You can pass a law, but justice cannot be legislated into existence. If the government really says this bill is going to get cases done in 3 months, can it tell the House how will it be achieved? Will there be more judges, dedicated prosecutors, better forensic capacity? Or is this just a law in paper? Similarly, with this proposed special task force, who will serve on the special task force? What qualifications must its officers possess? What will be their tenure? Under which circumstances will a case be handed to it? These questions matter because both the wrongdoers and the investigators are operating under the administrative framework of the government itself. We can no longer think of paper leaks as somebody just opening a sealed packet and finding the questions. Modern examination fraud begins much earlier, at the stage of question setting, moderation, translation, digitization, printing, distribution. So examination security must be present at all these stages. Every access to a sensitive question paper must leave a digital audit trail with independent vetting, and we require a serious cybersecurity framework. I had a lot more to say, but in the interest of time, I'll cut it short. Technology, in other words, should protect our students, not be a barrier to them. And so this House, Madam Chair, must think beyond this bill towards a comprehensive reform of our examination architecture. India has to move away from the single, high-stakes, high-stress examination model, where the future of millions is decided in a few grueling hours, and one bad traffic jam, one illness, one accident could actually ruin an entire year of a student's life. Why can't we be like the SAT or the GRE, entrance examinations conducted through a continuous computer-based testing system with multiple attempts throughout the year, allowing students to submit their best score for admissions? Secure with competitive computer-adaptive question banks. This could reduce stress, accommodate unforeseen emergencies, strengthen examination integrity, and eliminate the single-point failures that make paper leaks inevitable. I have conveyed this suggestion to your high-powered committee of Mr. Nilekani as well. But this brings us, Madam, to the National Testing Agency in the bill. The NTA has conducted hundreds of examinations involving crores of candidates. But of the 14 major examinations conducted by the NTA, 6 have had allegations of paper leaks and other discrepancies, and 15 examinations have been postponed by the NTA in the last 7 years. Now, why is this sorry record there? The NTA has only 39 permanent posts, and 15 of these posts are lying vacant. So just 24 people on permanent posts responsible for examinations that can determine the futures of crores of young Indians? There's something fundamentally wrong about this arrangement. An organization carrying permanent responsibility cannot depend on temporary capacity. You need accountability, but you also need action. The NTA needs strong, permanent, professional cadres, specialists in various fields, from exam administration to psychometrics, logistics, data protection, cybersecurity, fraud detection. It needs an internal security architecture, and let me say, when something goes wrong, somebody must be held responsible. There must be accountability. There must be action. After the failures of 2024, why again in 2026? Accountability must be real. But why, Madam Chairman, have these examinations acquired such extraordinary power over the lives of young Indians? In NEET 2026, more than 22 lakh candidates appeared in an exam for 1.4 lakh medical cases, ma'am. Think of what that means for an 18-year-old. We've created a system in which so many people are competing for so few opportunities, and the result is coaching centres, a black market for unfair advantage. That's why these leaks are happening, and that's why the student suicides have increased from 8,000 in 2014 to 14,600 today. Madam, I would love to speak more emotionally, but give me 2 minutes for one more point. It is extremely important to understand
that these are not just numbers. That was somebody's child. That was somebody's books lying on a table. Somebody who came to believe that missing this exam meant failing in life. What do we tell their parents? What do we tell our fellow citizens? We need, ma'am, more quality institutions, more seats, more pathways to professional education in which one examination does not become a referendum on a young person's life. The student's responsibility is to prepare. Our responsibility is to make sure that preparation matters. At its heart, ma'am, the debate is not about paper leaks. It's about the credibility of our system itself. We must have a comprehensive transformation. This bill will pass, but it's not enough. That's the message I want to give the government. Let us dismantle these cheating networks. Ma'am, 1 minute. Let us do something more important. Let us build an examination system in which these crimes become harder to commit in the first place, because the success of this law should not be measured by the number of people we send to prison. It should be measured by the number of paper leaks that never happen again, by the examinations that take place on time, results that students can trust, institutions that accept responsibility. More importantly, madam, it should be measured by whether a young Indian can walk into an examination hall believing that one simple thing is true, that no one has bought an advantage they've spent their years working to earn. That faith, madam, is fragile. This House has a duty to protect it. Thank you, Madam Chair. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়া, আমাকে পাবলিক এক্সামিনেশন সংশোধনী বিল 2026 এই বিলের সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দেশে কোটি কোটি তরুণ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ, তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস রক্ষা করা যে কোনো সরকারের পরম দায়িত্ব বলে মনে করি। সেই জায়গা থেকে পরীক্ষার ব্যবস্থার দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস যাতে না হয়, এই সংশোধনীয় বিলের ক্ষেত্রে আরও কড়া নজরদারি থাকা প্রয়োজন। অধ্যক্ষ মহাশয়া, একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই বিলটিকে বাস্তবে আরও কার্যকর এবং সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে আমি বেশ কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরতে চাই। মূল অপরাধী বনাম সাধারণ পরীক্ষার্থী বিলে সংগঠিত অপরাধ চক্র এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের ক্ষেত্রে সাজা ও জরিমানা বহুগুণ বাড়ানোর প্রস্তাব হয়েছে। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ, কিন্তু সবচেয়ে বড় খেয়াল রাখতে হবে আইনের এই কঠোর চাবুক যেন কেবল বড় বড় পেপার লিক, মাফিয়া, অসাধু কোচিং সেন্টার এবং মূল অপরাধী চক্রের ওপর পড়ে। কোনো পরিস্থিতিতে যেন আসল অপরাধীদের আড়াল করতে গিয়ে বা তদন্তে তাড়াহুড়োয় কোনো বিভ্রান্ত বা অসচেতন সাধারণ পরীক্ষার্থীকে বলি না করা হয়। আইনের সংজ্ঞায় অপরাধী চক্র এবং পরিস্থিতির শিকার হওয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ প্রস্তাবিত 12 ধারাতে বলা হয়েছে 2 মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে এবং স্পেশাল ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে প্রতিদিন শুনানির মাধ্যমে 3 মাসের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভালো, কিন্তু বর্তমান বিচার ব্যবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে বলে মনে করি। প্রতিটি রাজ্যে নতুন করে স্পেশাল ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন এবং পর্যাপ্ত স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা হয় সেই বিষয়ে নজরদারি করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও বাজেট বরাদ্দ থাকলে এই 3 মাসের সময়সীমা কেবল কাগজে কলমের মধ্যে থেকে যাওয়া ঝুঁকি আর থাকবে না বলে মনে করি। কেবল শাস্তি নয়, প্রয়োজনে সর্বাধুনিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা, অসৎ উপায় অবলম্বনের পর কঠোর শাস্তি দেওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু অপরাধ যাতে ঘটতে না পারে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য আরও বেশি জরুরি। প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে শুরু করে ডিজিটাল নিরাপত্তা, সাইবার সিকিউরিটি এবং পরীক্ষার কেন্দ্রে নজরদারির জন্য দেশজুড়ে একটি অভিন্ন ও নিশ্চিদ্র মানদণ্ড তৈরি করা আবশ্যক, যেটা যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে। আমাদের দেশে প্রতিটি বাবা মা নিজেদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় বা ঋণ নিয়ে সন্তানদের লেখাপড়া শেখান, একটাই আশা নিয়ে যাতে সন্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি নিজে একজন গ্রামের মেয়ে, খুব কাছ থেকে দেখেছি অভাব কাকে বলে। কথাটি এই কারণেই বললাম, গ্রাম অঞ্চলেতে অভাবের সংসারে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার কোনো অভাব নেই। অভাব শুধু সঠিক সুযোগ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থার। কোনো ছাত্রছাত্রী সেই স্বপ্ন শুরু হওয়ার আগেই যেন অসৎ চক্রের কারণে চিরতরে শেষ না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করি। আজকে আমাকে যারা অনেক কুকথা বলছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, একটা যন্ত্রণার কথা বলি। আমার বাবা মা আমাদের অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।
2016 সালে এসএসসিতে বসেছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে যে বাবা মার ঋণ হয়তো কিছুটা হলেও শোধ করতে পারবো, যদিও বাবা মার ঋণ পরিশোধ কখনো সম্ভব নয়। আমি নিজে একজন ছাত্রী দশা কাটিয়ে এসেছি, মাস্টার ডিগ্রি এবং বিএড ফার্স্ট ক্লাস। তবু 2016 সালে এসএসসি পরীক্ষায় কেন ব্যর্থ হলাম তার কারণ আজও অজানা। 2016 সালের চাকরির নিয়োগ দুর্নীতি, 26,000 চাকরি বাতিল এবং টিচারদের উপর যে অমানবিক অত্যাচার আজও ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে। এমন কিছু কিছু ক্ষত থেকে যায় যা মুখ ফুটে বলা যায় না এবং চিকিৎসা করানোও যায় না। তাই বলবো, ছাত্রছাত্রীরা যাতে কোনো অবস্থাতেই বিপদের সম্মুখীন না হয়, সর্বসম্মতভাবে সরকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়া, পরিশেষে বলবো, আমরা এমন একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা চাই যা অসৎ এবং অপরাধী মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির বজায় রাখবে এবং একই সাথে আমাদের দেশের লাখ লাখ সৎ পরিশ্রমী এবং মেধাবী পরীক্ষার্থীর অধিকার ও ভবিষ্যৎ পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে। কারণ আজকে যারা ছাত্রছাত্রী, আগামী দিনে তারাই ভবিষ্যৎ। সরকার আমার এই প্রস্তাবগুলি গঠনমূলক দৃষ্টান্তে বিবেচনা করলে আমি খুশি হব। আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। माननीय सदस्य श्री डी बायको जी। Okay, madam. Every year, lakhs of students dream of becoming doctors, engineers, and lawyers. They spend months, years, sleepless nights toiling to make their dreams come true. Their parents make enormous sacrifices, often borrowing money or spending their life savings to fund their children's education. Imagine the pain of a student who has prepared honestly for years only to discover that his examination has been compromised by a paper leak. Imagine the heartbreak of a parent whose hopes have been shattered despite their sacrifices. These students and families are in my mind while I speak about the Public Examination Amendment Bill. This BJP-led union government claims that this amendment bill will strengthen the law through time-bound investigations, special fast-track courts, and harsher penalties. I welcome these amendments. However, the real issue are not the absence of necessary laws, but the absence of a will to implement them. Over the past decade, India has witnessed 152 question paper leaks, more than one for every month on an average. These repeated scams in the public examinations have severely shaken the public confidence. Following the 2024 NEET question paper leak, this very government constituted the K. Radhakrishnan Committee that constituted 101 recommendations that would reform the National Testing Agency, strengthen examination security, and improve transparency. Nearly 2 years have passed. These recommendations are yet to be implemented. Every controversy is followed by promises, assurance, and committees, but scams continue and students continue to suffer. The resignation of Shri Dharmendra Pradhanji was long overdue, since the students of this country lost their confidence in him. Many believed he functioned more as a representative of the BJP and the RSS, not as the education ministry and not as an education minister of this country. During his tenure, he also attempted to impose the three-language policy, ignoring the concerns and opposition of several states like Tamil Nadu. Now this government has replaced him with Shri Prahlad Joshi, who has been long associated with the RSS. The students of this country do not need a minister guided by the RSS ideology, but they need a minister acting on behalf of the students, acting on behalf of the youth of this country. Honorable Speaker, Madam, these changes, the amendment bill, the resignation of the education minister, and the reshuffle of the top officials of the education department did not happen because of the free will of the BJP government. They happened because of the courage of the youth movement, because of the support of the parents, because of the perseverance of the cockroaches, and because this nation believed in the Gen Z struggles. Before I conclude, let me say this. Cockroaches are the most resilient species on earth. Meteors could not destroy them. Asteroids could not destroy the cockroaches. The cockroaches could even outlive a nuclear explosion. Likewise today, the cockroaches of this country, the students who proudly embrace that name, proved to be just as resilient. Tear gas could not stop them. Lathis could not break them. They stood their ground and refused to surrender. Even pellet guns could not silence them. 1 minute, madam, I'll conclude. In the end, on the 25th of July,
the day the education minister resigned, the day this government was brought down to its knees. It was a day when the youth movement and public sentiments won over petty politics. It was a day when truth triumphed over lies, when democracy defeated fascism. I salute the youth, I salute the Gen Z, and I salute the cockroaches. Thank you, madam. Sri Mohibullah ji. audio